हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं IS 456 2000 के बारे में। तो आज की जो वीडियो है ये सीरीज ऑफ वीडियोस बनेगी, इसमें तकरीबन 5-6 वीडियोस बनेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी वीडियोस जो है परफेक्टली देखनी है, क्योंकि जो भी आरसीसी का पोर्शन है इसमें ज़्यादातर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो आईएस कोड रिकमेंडेशंस पे बनते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आज आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास डेड लोड होता है, डेड लोड जो होता है वो IS 875 1987 पार्ट 1 से हम देखते हैं। इम्पोज्ड लोड या जिसको हम लाइव लोड कहते हैं, तो वो IS 875 1987 से देखते हैं। IS 875 आपको देखना है। IS 875 डेड लोड के लिए पार्ट 1, इम्पोज्ड लोड लाइव लोड के लिए पार्ट 2, विंड लोड के लिए पार्ट 3। IS 875 1987। ऐसे ही सिज्मिक लोड के लिए IS 1893 1984 और स्नो लोड के लिए जो है IS 875 1987 पार्ट 4 और क्रीप टेम्परेचर्स के लिए जो है IS 875 1987। मतलब कि ये सारे जो लोड्स वगैरह है ये सारे IS 875 से हम देखते हैं। और सिर्फ सिस्मिक लोड या जो अर्थक्वेक लोड है वो हम IS 1893 से हम देखते हैं। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है जब भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद कुछ और रिकमेंडेशंस है यहाँ पर। माइल्ड स्टील के लिए हम IS 432 यूज़ करते हैं पार्ट 1, और हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स के लिए IS 1786 हम यूज़ करते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और एडमिक्सचर जो है, एडमिक्सचर्स के लिए आपको याद रखना है IS 9103 हम यूज़ करते हैं। ये कुछ IS कोड्स है। इसी के साथ हमारे पास OPC के हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के जो 3 ग्रेड्स होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। तो इसके लिए आपको याद रखना है 269 2015। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 269, ये है 12 269 1978, और ये 8112 1989 है। तो ये कोड आपको जो है थोड़े याद रखने हैं, तो इससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है वाटर यूज्ड इन द कंक्रीट। जो हम कंक्रीट में वाटर यूज करते हैं उसमें कितनी इम्प्यूरिटीज जो है वो हो सकती है। तो pH ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8.5। मतलब कि 6 और 8.5 के बीच में होना चाहिए जो हम वाटर यूज करेंगे कंक्रीट के लिए। ये सीधे आईएस कोड से हमने रिकमेंडेशंस उठाई है। तो आप चेक भी कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इम्प्यूरिटीज जो हमारे पास वाटर में होती है, तो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज 200 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज जो है वो 3000 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है। सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज जो है वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है। सल्फेट जो है वो 400 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है। क्लोराइड जो है वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर अगर हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज कर रहे हैं, और अगर हम आरसीसी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो है 500 मिलीग्राम पर लीटर के इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो है ये डिफरेंट इंप्यूरिटीज जो है, डिफरेंट इंप्यूरिटीज, परमिसिबल इंप्यूरिटीज जो हम वाटर यूज कर सकते हैं कंक्रीट के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको ये पूरा याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट वेट ऑफ आरसीसी जो है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, उसके लिए यूनिट वेट जो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है एज पर आईएस कोड। और पीसीसी जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए हमारे पास यूनिट वेट है वो है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट अलाउेबल स्ट्रेस इन एक्शियल कंप्रेशन इन आरसीसी। तो हमारे पास अलाउेबल स्ट्रेस जो एक्चुअल एक्शियल कंप्रेशन में होता है वो 0.25 एफसीके के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो आपको याद रखना है। आपको दोनों वैल्यूज याद रखनी है। ईसी जो है वो 5000 अंडर रूट FCK के इक्वल होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एज पर IS 456
2000, जो हमारे पास IS 456 2000 है, तो उसके हिसाब से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है वो 5000 अंडर रूट FCK के इक्वल होती है। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि जो हमारे पास कोड है IS 456 1987 के हिसाब से बताओ, तो ऐसा भी कभी कभार पूछा जाता है, तो वो है 5700 अंडर रूट FCK। क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है हर एक को याद होती है, ये वाली वैल्यू जो है याद नहीं होती है, इसीलिए जो है 1987 में जो दिया था वो 5700 अंडर रूट FCK के इक्वल दिया था। तो FCK आपको पता ही है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये डिपेंड करेगा M10 है, M10 15 M25 क्या है हमारे पास। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास ये होते हैं, इसको हम कहते हैं, ये जो EC है हमारे पास, EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK। ये वाली वैल्यू जो है इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस, शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस। तो अब हमारे पास IS कोड में लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस भी दिया है, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस आपको याद रखना है, वो क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट जो होता है वो होता है 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा जो है वो है क्रीप कोफिशिएंट, थीटा क्या है, क्रीप कोफिशिएंट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये है लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस। तो थीटा है हमारे पास क्रीप कोफिशिएंट। तो क्रीप कोफिशिएंट क्या है, ये टाइम पे डिपेंड करता है। कभी कभार लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको आंसर करना है। तो क्रीप कोफिशिएंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि क्रीप कोफिशिएंट जो है टाइम डिपेंडेंट होता है। तो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है हमारे पास क्रीप कोफिशिएंट, तो क्रीप कोफिशिएंट के लिए मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है। तो एज ऑफ लोडिंग और क्रीप कोफिशिएंट यहां पर एक टेबल दिया है IS कोड में, तो यहां पर आप देख सकते हैं 7 डेज के लिए क्रीप कोफिशिएंट जो होता है वो 2.2 होता है, 28 डेज के लिए 1.6 होता है और 1 ईयर के लिए 1.1 होता है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको यह याद रखना है कि क्रीप कोफिशिएंट जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, और क्रीप कोफिशिएंट जो है वो डिक्रीज करता है जैसे ही टाइम इंक्रीज करता है, टाइम के साथ क्रीप कोफिशिएंट डिक्रीज करता है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम जितना ज्यादा हो रहा है उतना हमारा क्रीप कोफिशिएंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमें इस क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यूज का क्या करना है, जो हमारे पास 7 डेज के लिए क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू 2.2 है, 28 डेज के लिए 1.6 है। ये क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखिए। जो भी मैं यहां पर आज बता रहा हूं ये सारी वैल्यूज आपको पूरी याद होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस अगर कोई अच्छा लेवल का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि आप लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस निकालिए M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए। तो आपको कैसे निकालना है, आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको M25 ग्रेड के लिए बोला जाए कि आप लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस निकालिए, तो वो आ जाएगा 5000 अंडर रूट FCK डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा। और ऐसा बोला जाए कि आप 7 डेज के लिए निकालिए, आफ्टर 7 डेज। तो EC आपके पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस 5000 अंडर रूट FCK क्या है 25 डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है 7 डेज के लिए, 7 डेज के लिए क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है 2.2, तो 1 प्लस 2.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5000 अंडर रूट 25 आ जाएगा 5 के इक्वल, 1 प्लस 2.2 आ जाएगा 3.3। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। तो ऐसे हम लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस निकालते हैं। तो मैक्सिमम श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट, तो मैक्सिमम श्रिंकेज स्ट्रेन जो है वो होता है 0.0003। ये मैं अभी आपको वैल्यू एक ही बार बताऊंगा कि सारे वैल्यूज आप याद कर सकेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, अगर पूछा जाए आपसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा
2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अगर आप किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के हिसाब से लिखेंगे तो ये होता है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते हैं, उसके लिए हमारे पास प्रोपोर्शन क्या होती है। तो M5 के लिए 1:5:10 होता है, M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4 और M20 के लिए 1:1:3। और अगर आप आगे भी देखना चाहिए तो आगे भी आप देख सकते हैं। तो ये वैल्यूज जो है ये आपको याद रखनी है, कम से कम आपको 20 तक तो याद होनी ही चाहिए। तो कभी कभार M25 भी पूछा जा सकता है। तो M25 के लिए 1:1:2, तो ये होती है M25 के लिए वैल्यू। तो ये वैल्यूज आपको जो है पूरी याद होनी चाहिए, वैसे तो आपको याद ही होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, अब आ जाते हैं जो हमारे पास ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होती हैं। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट IS 456 2000 ने 15 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट दी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट 3 ग्रेड्स, स्टैंडर्ड कंक्रीट 7 ग्रेड्स और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है हमारे पास 5 ग्रेड्स होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं M10 से M20 तक जो भी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है उन्हें हम ऑर्डिनरी कंक्रीट कहते हैं। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि M15 कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड ग्रेड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो आपको यह बताना है कि वो ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो आपको यह पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड कंक्रीट में M30 जो है वो कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो वो स्टैंडर्ड कंक्रीट है। तो M10 से M20 तक ऑर्डिनरी ग्रेड, M25 से M55 तक जो है स्टैंडर्ड ग्रेड, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट किसे कहते हैं, M60 से M80 तक जो हमारे पास ग्रेड्स है वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में हम लेते हैं। तो ये वैल्यूज जो है ये आपको याद रखनी है, ऑर्डिनरी M10 to M20, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड कंक्रीट है M25 to M55, एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है M60 से M80 तक हमारे पास है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे आपके पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है जो बेंडिंग में कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है। तो वो क्या होती है, FCR से हम डिनोट करते हैं इसको, 0.7 √FCK के इक्वल होती है। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ FCR 0.7 √FCK। FCK है हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। फॉर एग्जांपल आपको ये पूछा जा सकता है, या तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसके इक्वल होती है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, तो आपको करना है 0.7 √25, तो वो आ जाएगा 0.7 × 5, 5 7 आ जाएगा 35, लेकिन एक के बाद डॉट है तो यहां पर आ जाएगा 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आ जाएगी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ 25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ये हमारे पास जो है ऐसे हमारे पास वैल्यूज पूछी जा सकती है, या तो डायरेक्टली, वैसे तो ज्यादातर डायरेक्टली फार्मूला ही पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नॉमिनल मिक्स होता है, एक होता है डिजाइन मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिजाइन मिक्स क्या होता है। नॉमिनल मिक्स होता है, एक होता है हमारे पास नॉमिनल मिक्स, एक होता है हमारे पास डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स, नॉमिनल मिक्स जो मैंने अभी आपको बताया कि M5 के लिए हम 1:5:10 यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं नॉमिनल मिक्स। या M20 तक भी हम करते हैं 1:1.5:3। ये जो सारे मिक्सेस है ये नॉमिनल मिक्स है, मतलब कि हमें पहले ही पता होता है कि प्रोपोर्शन हमें किस प्रोपोर्शन में मिलाना है, तो हमारे पास इस ग्रेड का कंक्रीट बन जाएगा। लेकिन ये डिजाइन मिक्स जो होता है, डिजाइन मिक्स होता है कि हमें प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग करनी पड़ती है, मतलब कि कितना सीमेंट डालना पड़ेगा, कितना जो है फाइन एग्रीगेट डालना पड़ेगा, कितना जो है कोर्स एग्रीगेट डालना पड़ेगा, और कितना एडमिक्सचर वगैरह डालने पड़ेंगे, ताकि हमारे पास हाई स्ट्रेंथ जो कंक्रीट के ग्रेड्स है वो हमारे पास मिल पाए। तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल मिक्स आपको ये पूछा जा सकता है, नॉमिनल मिक्स हम किस ग्रेड तक बनाते हैं। M20 से नीचे
या M20 तक जो भी हमारे पास ग्रेड्स होते हैं वो हम जनरली नॉमिनल मिक्स से बनाते हैं। हमारे पास प्रोपोर्शन पता है तो हम प्रोपोर्शन में सीधा मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास कंक्रीट बन जाता है, उसे हम नॉमिनल मिक्स कहते हैं। और M20 से ऊपर जो होते हैं M25, M35 जो आगे आगे हमारे पास ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है, तो उनको हम डिजाइन क्राइटेरिया से बनाते हैं, मतलब कि वो डिजाइन मिक्स होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है नॉमिनल मिक्स M20 तक और M20 से ऊपर जो होते हैं डिजाइन मिक्स होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है स्टील। स्टील जो होता है हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है Fy से हम डिनोट करते हैं। तो Fy आपको पता ही होगा, हमारे पास स्टील के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। हमारे पास Fy 250 न्यूटन पर mm² होता है, जो हमारे पास माइल्ड स्टील हम जिसे कहते हैं माइल्ड स्टील। और HYSD में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ बार्स होते हैं। एक के लिए Fy कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm² होता है, और एक के लिए जो है Fy की वैल्यू 500 न्यूटन पर mm² होता है। तो ये होते हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील। तो ये होते हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ हमारे पास स्टील। तो अब हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील है वो 1.15 होता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो स्टील के लिए क्या होता है, 1.15 होता है। तो अगर हमें यह होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और अगर हमें अब निकालना है कि डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है, उसे हम FD से डिनोट करते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, Fy अपॉन 1.15, मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास करेंगे तो हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ आ जाती है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.87 Fy के इक्वल आ जाता है। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 1.15 से तो हमारे पास 0.87 Fy के इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो होती है, अगर आपको सीधा पूछा जाए कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या होती है, 0.87 Fy। तो हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो होती है 0.87 Fy कोई सा ग्रेड हो सकता है, माइल्ड स्टील हो सकता है, HYSD बार 415 क्या हो सकता है, और 500 का भी हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंक्रीट के लिए आईएस कोड ने क्या बताया हुआ है। तो कंक्रीट के लिए आपको पता ही है, FCK से डिनोट करते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम FCK से डिनोट करते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया हुआ था कि अगर हम शेप को कंसिडर करते हैं, शेप के लिए हम पहला फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले लगाते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, तो हमारे पास 0.67 Fy के इक्वल आ जाता है। तो ये हम प्रॉपर जो शेप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम क्यूब पे पहले स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, लेकिन हम तो डिजाइन के लिए जब हमें बीम बनाना होता है तो बीम का कोई भी शेप हो सकता है, इसीलिए एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। तो ये होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ एनी शेप, मतलब कि किसी भी शेप के लिए। तो इसके बाद जब हम इस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं 0.67 Fy पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लगाते हैं, तो हमारे पास 0.445 FCK के इक्वल आ जाती है हमारे पास वैल्यू। तो ये होती है डिजाइन स्ट्रेंथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं FCK होती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन एक्चुअल स्ट्रक्चर फॉर एनी शेप, तो वो हम मान के चलते हैं 0.67 FCK। तो ये वैल्यूज जो है ये कोड ने दी है, ये मैंने खुद से नहीं बनाई है। अब इन वैल्यूज को आपको रट्टा मार के याद करना है। तो पहले अगर आपको याद नहीं रहता है 1.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट जो है आपको याद रखना है 1.5 होता है, स्टील के लिए 1.15 था जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। जब हम अब अगर हमें डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है तो डिजाइन स्ट्रेंथ में हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में है इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, मतलब 0.067 को डिवाइड करेंगे हम 1.5 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो 0.45 FCK के इक्वल होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं अब हमने क्या क्या वैल्यू याद रखी। अब हमने याद रखी
वैल्यू एफ वाई जो होती है ये होती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और 1.15 जो होता है 1.15 ये होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील। तो हमें डिजाइन स्ट्रेंथ अगर निकालनी है तो ये होती है हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ किसके बराबर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी एफ वाई अपॉन 1.15, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.87 एफ वाई। तो ये आ जाएगी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अब आपको दूसरा याद रखना है एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो अब अगर आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर में देखना है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए मैंने आपको बताया 0.67 एफ सी के। और अगर आपको डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है तो डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना है, 0.7 एफ सी के डिवाइड बाय 1.5 जो हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको प्रोवाइड करते हैं, तो 0.446 के इक्वल आ जाती है। 0.45 फिर हम इसको लिखते हैं 0.45, वरना एक्चुअल वैल्यू जो है वो 0.446 एफ सी के इक्वल होती है। तो 0.45 फिर हम इसको लिखते हैं। तो डिजाइन स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछा जाए स्टील के लिए 0.87 एफ वाई और कंक्रीट के लिए 0.45 एफ सी के। अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन द एक्सियल कंप्रेशन इन आरसीसी। एक्चुअल अलाउएबल स्ट्रेस जो है एक्सियल कंप्रेशन में आरसीसी के लिए हम 0.25 एफ सी के एक्सियल कंप्रेशन याद रखना है। एक्सियल कंप्रेशन अगर आपसे पूछा जाए तो उस वक्त जो है स्ट्रेंथ होती है 0.25 एफ सी के इक्वल। तो अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो हमारे पास आईएस कोड रिकमेंडेशंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द